सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास, जिसमें मैंने पहले की 2 क्लासेस में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। एक्स मैंने शुरुआत में चालू किया है हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स भी समझा दिया है हीट और टेम्परेचर के साथ ही साथ मैंने आपको बेसिक टेम्परेचर से संबंधित बातें बताई है, हीट से संबंधित बातें बताई है और साथ ही साथ मैंने आपको एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड भी करा दिया। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में मैंने आपको अल्फा, बीटा और गामा तीनों के बारे में बता दिया है, तीनों के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को अब आप पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे पढ़ना चालू करेंगे और मेरा अगला जो टॉपिक है, वो है एक्सपेंशन इन लिक्विड। एक्सपेंशन इन लिक्विड आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि एक्सपेंशन इन लिक्विड का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर लिक्विड की बात करते हैं हम, तो लिक्विड का कोई डेफ़िनिट शेप नहीं होता है। यानी अगर मैं लिक्विड की केवल बात करूँ, तो इसके पास कोई डेफ़िनिट शेप ही नहीं है। तो जब डेफ़िनिट शेप नहीं है, तो हम तो शुरुआत के जो आप सॉलिड में देखे होंगे, तो हमने बात किया था आपको लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात की थी। तो यानी कि इस लिक्विड के पर्टिकुलर केस में लीनियर और सुपरफिशियल एक्सपेंशन तो होने का बात ही नहीं है, क्योंकि शेप तो एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर कैसे बिहेवियर को देखेंगे? कैसा बिहेवियर को देखेंगे? तो हम यहाँ पर एपरेंट एक्सपेंशन और रियल एक्सपेंशन लिक्विड के देखेंगे। चलिए, तो अब आपको ये पता चल गया कि लिक्विड के एक्सपेंशन में हम लीनियर और सुपरफिशियल को स्टडी नहीं करते हैं। इस पर भी सवाल बना हुआ है। उसका कारण क्या है? इसका कोई डेफ़िनिट शेप नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो लिक्विड का कोई डेफ़िनिट शेप नहीं होता है। अब अगर हम पानी को लेते हैं, तो पानी को लेने के लिए हमको किसी न किसी रूप में बर्तन तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर हम बर्तन नहीं लेंगे, तो पानी को गर्म कैसे करेंगे? तो यानी कि हमको सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक वेसल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हम वेसल्स लेंगे, तभी तो उसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं? पानी को डाल सकते हैं, क्योंकि पानी के पास कोई शेप नहीं होता है। पानी शेप में तब आता है जब हम किसी कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसको हीट करते हैं, यहाँ से हमने क्या दे दिया, यहाँ पर हीट दे दिया। तो आप देखेंगे कि हीट देने के बाद हो क्या रहा है? हीट देने के बाद कंटेनर भी गर्म हो रहा है। तो कंटेनर गर्म होगा, तो यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, कंटेनर भी एक्सपैंड करेगा। भले ही माइक्रो लेवल पर करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। यानी कि माइक्रो लेवल पर भी कंटेनर का एक्सपेंशन होगा, लेकिन होगा ज़रूर। पहले गर्म होगा आपका पतीला, उसके बाद गर्म होगा लिक्विड। तो आपने जो ऑब्जर्व किया इस तरह के एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को, इसी को हम बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन। क्या बोला मैंने? इसी तरह के लिक्विड के एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? एपरेंट लिक्विड, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसको? एपरेंट एक्सपेंशन बोलते हैं। याद रखिएगा, एपरेंट एक्सपेंशन। अब अपरेंट का मतलब ही क्या होता है? जो लगता तो रियल है, पर ये एग्ज़िस्ट नहीं करता है। एपरेंट का मतलब क्या होता है? वास्तविक जैसा केवल। तो मैं लिख भी देता हूँ, एपरेंट का मतलब क्या होता है? वास्तविक, यानी कि रियल है, रियल दिखता केवल है। क्या बोला मैंने? रियल दिखता है बस, साथ ही साथ होता नहीं है। रियल दिखता है, पर होता नहीं है, पर होता नहीं है। तो ये बात आप ख़्याल रखेंगे कि अपरेंट का मतलब क्या होता है। तो ये बात आप समझ गए। अब अगर मैं बात करता हूँ कि अब जो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हमने देखा, वो अपरेंट एक्सपेंशन हुआ। लेकिन एक और एक्सपेंशन होता है जो जिसे हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन। अब ये रियल एक्सपेंशन आपके अपरेंट एक्सपेंशन से बिल्कुल अलग होता है। अब आइए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोएफ़िशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन क्या होता है। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा कोएफ़िशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। अब अपरेंट एक्सपेंशन क्या होता है? चलिए देखते हैं। कोएफ़िशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन का मतलब होता है जो अपरेंट इंक्रीज़ होता है वॉल्यूम में, किसका? लिक्विड का, पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर के लिए। अब अगर कोएफ़िशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन को अगर हम गामा ए से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट कर रहे हैं गामा ए से। तो मैंने क्या बोला कि गामा ए है क्या? तो गामा ए रेशियो है। किस-किस का रेशियो है? तो जो अपरेंट इंक्रीज़ होगा, अपरेंट इंक्रीज़ इन लिक्विड पर यूनिट। क्या है पर यूनिट? तो पर यूनिट मैंने बताया। अब आप इसको लिक्विड भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर वॉल्यूम शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पतीला में है तो वो वॉल्यूम ही कहलाएगा। डिवाइडेड बाय क्या देखेंगे हम? ओरिजिनल वॉल्यूम देखा। और ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ-साथ हमने क्या देखा कि पर यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस राइज़ इन टेम्परेचर भी देख रहे हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? राइज़ इन
टेम्परेचर। तो अब मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करके आपको बताऊँ तो क्या बन गया कि इट इज़ डिफाइंड एज़ द अपैरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर यूनिट इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो ये आपका क्या बन गया? गामा ए बन गया। तो इस फ़ॉर्मूले को अब आपको क्या करना है? याद कर लेना है। इस पर सवाल बनेगा जो हम आगे जब पी बाई क्यू को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब उसी तरह से अगर हम कोएफ़िशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? कोएफ़िशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन की बात करें। आइए समझते हैं कोएफ़िशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन को। तो रियल एक्सपेंशन को अगर हम डिनोट करते हैं गामा आर से, ये देखिए ये गामा है, मैं लिख भी देता हूँ, इसको क्या पढ़िएगा? गामा पढ़िएगा। तो अब अगर मैं गामा आर को डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? जैसे अपैरेंट का किए थे वैसे ही गामा आर के लिए भी करेंगे। अब यहाँ पर अपैरेंट इंक्रीज़ था, तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे? रियल इंक्रीज़ कर देंगे। तो रियल इंक्रीज़ इन वॉल्यूम हो जाएगा और ओरिजिनल वॉल्यूम थोड़ी बदलता है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो वही रहेगा। ओरिजिनल वॉल्यूम और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी राइज़ इन टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पर भी पर डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस राइज़ इन टेम्परेचर को भी कंसीडर करेंगे। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज़ डिफाइंड एज़ द रियल इंक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर यूनिट इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज़ इन टेम्परेचर। ठीक है? तो अब देखिए, अब अगर हम मान लेते हैं कि जो ये पानी गरम करने का पतीला था, अब अगर हम मेरे पास कोई मटेरियल होना चाहिए ना, मटेरियल जिसमें कि हम लिक्विड को रखे हैं, जिसमें हम लिक्विड को रखे हैं, लिक्विड को रखे हैं। तो अब ये क्या हो गया? उसका भी तो कुछ गामा होगा। तो अब उसके लिए हम मान लेते हैं कि वो ग्लास मैंने लेके रखा था, क्योंकि लैबोरेटरी पर्पज़ में हम ग्लास ही यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बोला कि जो मेरा गामा जी है, ठीक है? गामा जी मेरा क्या है? कोएफ़िशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ ग्लास है। मैंने क्या बोला इसको? ये मेरा क्या है? कोएफ़िशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ ग्लास है। तो अब अगर हम रिलेशन बनाने चलते हैं, किसके-किसके बीच में? गामा आर, गामा ए और गामा जी में। तो देखिए, तो गामा आर की वैल्यू यानी रियल एक्सपेंशन किसके बराबर हो जाएगा? गामा ए और साथ ही साथ गामा जी के दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो संबंधित बातें थी, ये थी लिक्विड के एक्सपेंशन से संबंधित थी। अब आइए अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विथ टेम्परेचर। यानी कि जो डेंसिटी में बदलाव होगा सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर के साथ, उसको अब हम समझेंगे कि बदलाव किस हिसाब से होता है। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सॉलिड और लिक्विड दिया हुआ है, कुछ गिवन मास दिया हुआ है उसका, अब आप उसको हीट कर रहे हैं। अब जैसे ही आप हीट करेंगे सॉलिड और लिक्विड को तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। याद रखिएगा कि जब भी हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, तो जब भी हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि जब भी हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने से इसमें क्या बदलाव आएगा? ये भी सवाल पूछा गया है। तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। मैंने क्या बोला? इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बदलाव डेंसिटी में हो जाएगा। डेंसिटी में क्या बदलाव हो जाएगा कि डेंसिटी सॉलिड या लिक्विड हो, ध्यान से समझिएगा सॉलिड हो या लिक्विड हो, हीट करने पर जो डेंसिटी होता है, अब डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये तो पता होना ही चाहिए अगर आप इस लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। डेंसिटी डिक्रीज़ होता है, ये कई बार एग्ज़ाम्स में सवाल पूछा गया है आपके। तो मैंने बताया डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड का हीट करने पर डिक्रीज़ करता है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास 2 वॉल्यूम हैं, एक है मेरे पास V और दूसरा है V डैश मैंने मान लिया। अब ये V और V डैश क्या है? तो वॉल्यूम है सॉलिड या फिर लिक्विड का। कितने-कितने टेम्परेचर पे? मैंने क्या मान लिया? या तो ये वॉल्यूम है, या तो लिक्विड का मानिए या तो सॉलिड का मानिए। मैं किसी भी एक के लिए निकालूँगा तो वो दोनों के लिए वैलिड होगा। अब अगर मैं टेम्परेचर मानता हूँ कि जो दिया गया टेम्परेचर है वो T है और दूसरा टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो जाएगा उसको मैंने मान लिया T प्लस डेल्टा T मान लिया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बोलूँ कि गामा मेरा कोएफ़िशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है। गामा को मैंने क्या लिया? मैंने ले लिया गामा को कोएफ़िशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो अब क्या होगा? तो V डैश की वैल्यू कितनी होती है? मैंने पहले भी करा रखा है तो V इंटू ये कितना के बराबर हो जाएगा? तो 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। ये क्या है? गामा इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि रो
डेंसिटी को किससे हम डिनोट करते हैं? रो और साथ ही साथ रो डैश मान लिया मैंने। यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड है या फिर लिक्विड है, टेम्परेचर T और T प्लस डेल्टा T पर। तो बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर डेंसिटी की फ़ॉर्मूले को देखें हम तो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने मास मान लिया M है, कैपिटल M है। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? मास और अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो अगर मैं साथ ही साथ अगर मैं रो डैश निकालता हूँ, क्योंकि रो डैश मैंने क्या माना है, आपको अभी तुरंत बताया मैंने कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, लिक्विड है, बस टेम्परेचर अलग-अलग पे डेंसिटी अलग-अलग माननी है। तो अब यहाँ से मैं डायरेक्टली वी डैश निकाल लेता हूँ, तो वी डैश कितना हो जाएगा? एम डैश बाई रो डैश, इसकी निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे लिखा, तो वी डैश की वैल्यू कितनी हो गई? एम बाई रो डैश हो गई। अब अगर मैं वी डैश और वी की वैल्यू, यानी कि अब अगर ये मेरे पास वी और वी डैश है, ये वी हो गया और ये मेरे पास वी डैश हो गया, इसको कंबाइंड इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब अगर इस 2 को हम 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ वी एंड वी डैश इन इक्वेशन 1। अब ये कितना बन जाएगा आपका? अब ये वी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी वी की जगह आप वी डैश की जगह भी रखते चलिए, ताकि एक बार में काम आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम बाई रो डैश और भी की जगह क्या रखेंगे? एम बाई रो रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब मास से मास को काट दीजिए, मास, दम है तो रोक लो, ठीक है? तो अब जो है आपका यहाँ से डेंसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब अगर मैं यहाँ से रो डैश की वैल्यू निकालूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी के बराबर आ गया ये। ये बात किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ कि अब अगर इसको मैं रो डैश को और भी कुछ लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? ये हो जाएगा मेरा रो और इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी और ऊपर में क्या लग जाएगा? इन्वर्स लग जाएगा। अब हम इसको कैसे तोड़ते हैं? तो आप जानते होंगे कि अब हम यहाँ पर क्या लगाएँगे? बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएँगे। अब चूँकि ये बड़ा नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, तो मुझे बायनोमियल एक्सपेंशन बताने की ज़रूरत नहीं है। हायर टर्म्स को आप जैसे-जैसे नेग्लेक्ट करते जाएँगे, यानी अगर डेंसिटी की वैल्यू, यानी कि आप समझिए कि अगर -1 -2 यानी -1 ही छोटा है, तो -2 तो और छोटा होता चला जाएगा। तो हायर टर्म्स को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो गामा जो डेल्टा टी का पावर है उन सबको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो रो डैश की वैल्यू सिर्फ़ हम सिंगल टर्म में क्या लिख सकते हैं? रो इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी के बराबर हम लिख सकते हैं। और यही तो उनको चाहिए था, यानी यही इक्वेशन क्या बता रहा है? ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं डेल्टा टी से। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बोला मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। यानी कि जो मेरा इक्वेशन नंबर ए है, अब मैं इसको क्या ले ले रहा हूँ? इक्वेशन नंबर ए है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर लिक्विड। किसकी बात कर रहा हूँ? डेंसिटी ऑफ सॉलिड की भी मैं बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं लिक्विड की भी बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों का डेंसिटी है, कब? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। ये भी बात, यानी टी से हम क्या कर देते हैं? टी प्लस डेल्टा टी कर देते हैं, तब के लिए ये मेरा क्या है? डेंसिटी है सॉलिड या फिर लिक्विड का। तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, यानी ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्लासेस इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि मैं कुछ दिन से व्यस्त था। अब आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी तो आप रेगुलर पढ़ते रहिए, कॉपी में बिल्कुल नोट्स बनाइए। मैं आपको इतने सवाल कराऊँगा, आपका एग्ज़ाम कैसे नहीं निकलेगा देखता हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, अब आपकी क्लासेस रेगुलर होगी मंडे टू फ्राइडे। तो अगली क्लास कल होगी, अब इसके आगे के टॉपिक्स और क्वेश्चंस को हम देखते चलेंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।